नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक जारी, एनएसए मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने खड़े किए हाथ, कहा 3 महीने में आम चुनाव कराना मुमकिन नहीं, गिनाई मजबूरियां। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रक्षा क्षेत्र में ऐसे बदल रही भारत की तस्वीर, जापान, कतर और इराक समेत 42 देश हुए भारत हथियारों के मुरीद। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा संसदीय दल की बैठक संपन्न, पीएम मोदी ने सांसदों से कहा खुद को अपने क्षेत्र की सेवा में लगाएं। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत में कोविड-19 पर कंट्रोल, लेकिन रहे अलर्ट, कई देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक जारी, एनएसए मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है और अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने पर पीएम इमरान खान के इस्तीफे के बाद अब एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज जब मैं ये पद छोड़ रहा हूं, मैं काफी संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनएसए का ये ऑफिस एक प्रतिष्ठित संस्था है, यहाँ पर एक बेहतरीन टीम काम करती है और जो आगे भी पाकिस्तान को गर्व करने का मौका देती रहेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एनएसए ने दे दिया है इस्तीफा और मच चुकी है पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने खड़े किए हाथ, कहा 3 महीने में आम चुनाव कराना मुमकिन नहीं, गिनाई अपनी मजबूरियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 3 महीने में चुनाव कराने से मना कर दिया है और पाकिस्तान की खबर द डाउन के हवाले से जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग ने कानूनी, संवैधानिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों का हवाला दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ रविवार को संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के कुछ ही मिनटों बाद इमरान खान ने 3 महीने के भीतर चुनाव कराने का सुझाव देकर विपक्ष को चौंका दिया था। इसके बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से सिफारिश कर 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली भंग करवा दी थी। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चुनाव की तैयारियों के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में नए सिरे से परिसीमन होना है और खासकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, जहां सीटें बढ़ी हैं और जिले और क्षेत्रों के हिसाब से मतदाता सूची को अपडेट करने का भी एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा क्षेत्र में बदल रही है भारत की तस्वीर, जापान, कतर और इराक समेत 42 देश हुए भारतीय हथियारों के मुरीद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को 500 किलो का बम सौंपा है और इसे जनरल पर्पस बम का नाम दिया है और मध्य प्रदेश के जबलपुर की आयुध निर्माण में इसे तैयार किया गया है। भारतीय शांति का पक्षधर रहा, लेकिन अपनी सीमाओं को लेकर सतर्क रहता है और आक्रामक भी रहता है। और जब आपके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर राष्ट्र हों तो अपनी सामरिक शक्ति व नीति को मजबूत करना जिम्मेदारी भी बनती है और कर्तव्य भी बनती है। बीते करीब 8 साल में भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल खुद मजबूत हुआ है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी हथियार बेचने की शुरुआत कर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा संसदीय दल की बैठक संपन्न, पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि खुद को अपने क्षेत्र की सेवा में लगाएं। जी दोस्तों, भाजपा संसदीय दल की बैठक हो चुकी है और इस संसद सत्र की यह आखिरी संसदीय दल की बैठक थी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इन तीनों नेताओं के अलावा पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे और इस दौरान भाजपा ने आगे की रणनीति पर सांसदों से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपने क्षेत्र में काम करने के लिए कहा था। भाजपा संसदीय दल की बैठक अंबेडकर नगर इंटरनेशनल सेंटर में हुई और इससे पहले 29 मार्च को भी भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई थी। और इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सामाजिक न्याय पक्ष पखवाड़ा 7 से 20 अप्रैल तक चलेगा और इसके अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी सांसदों को पीएम ने आह्वान किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर आप सभी खुद को अपने क्षेत्र में सेवा में लगाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोविड-19 पर कंट्रोल, लेकिन रहे अलर्ट, कई देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जी दोस्तों, भारत ने कोरोना के हालातों पर काबू पा लिया है। 2 साल से भी ज़्यादा समय के बाद अब दैनिक मामले 1000 के नीचे हो गए हैं। मंगलवार लगातार दूसरे दिन 1000 से कम ताज़ा मामले दर्ज किए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 795 नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों में ये गिरावट लोगों को बेपरवाह बना रही है, लेकिन कई देशों में बढ़ते मामले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी अलर्ट रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 795 मामले आए हैं। वहीं इस दौरान 1208 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अलावा इस अवधि में 58 लोगों की मृत्यु भी हुई है और इसी के साथ देश में एक्टिव मरीजों की तादाद 12,054 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 0.3% है। पॉजिटिविटी रेट भी 0.17% पर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर मंदिर हमले की जांच तेज, मुंबई पहुंची यूपी एटीएस। मुर्तजा के बारे में खास बात चली पता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले की जांच में कई खुलासे हुए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि आरोपी अब्बासी मुर्तजा मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच यूपी एटीएस की टीम अब्बासी मुर्तजा के बैकग्राउंड का पता करने के लिए मुंबई पहुंच गई। यूपी एटीएस की टीम जांच के लिए आईआईटी बॉम्बे भी जा सकती है। जांच में पता चला है कि आरोपी अब्बासी मुर्तजा 2 लोगों के साथ गोरखपुर मंदिर पहुंचा था। घटना के वक्त उसके साथी उसे वहां छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस दोनों साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मुर्तजा से उसका पुराना लैपटॉप बरामद किया है। बता दें कि यूपी एटीएस घटना स्थल पर मुर्तजा को लेकर जाएगी और जिस रास्ते पर मुर्तजा गया था, जिस रास्ते से वो गोरखपुर मंदिर पहुंचा था, वहां उसे ले जाया जाएगा। गोरखपुर मंदिर पर हमले की जांच आईबी भी कर रही है। आईबी की टीम गोरखपुर, महाराजगंज, बनारस, लखनऊ और अयोध्या समेत कई जिलों में पहुंची है और आईबी के साथ सभी इंटेलिजेंस यूनिटों को अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी 7 से 20 अप्रैल तक देश भर में चलाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे 14 कार्यक्रमों के लाभार्थियों तक लोकल स्तर पर पहुंचने की कवायद तेज हो गई है। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस के अगले ही दिन से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता समाज के गरीब, वंचित, शोषित, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के बीच पहुंचेंगे। बीजेपी ने जिला स्तरीय टीम बनाकर लोकल विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों को 31 मार्च को पत्र लिखा है। साथ ही 4 अप्रैल को शाम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम के सभी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक पर पूरे पखवाड़े भर चलने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीलंका में सत्ताधारी गठबंधन का खेल खत्म, बढ़ते प्रदर्शनों के बीच सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसद में बहुमत खो दिया है। दरअसल देश में जारी आर्थिक संकट को लेकर जब 41 सांसदों ने सत्ताधारी गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान किया, जिसके बाद सरकार को लेकर बन रही अनिश्चितता की स्थिति खत्म हो गई है। इस बीच श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के नेता मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा कि हमारी पार्टी लोगों के पक्ष में है, जिसने राजपक्षे की गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया है। देश में राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रही है। बदहाल अर्थव्यवस्था ने सब कुछ ठप कर दिया है और खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की किल्लत है। कोलंबो में हालात इस कदर बिगड़े हैं कि स्ट्रीट लाइट तक बंद करनी पड़ी और इसकी वजह यह है कि बिजली बेचने के लिए श्रीलंका की सरकार ने पूरे हाईवे की लाइट बंद कर दी ताकि आपात स्थिति के लिए कुछ इंतजाम किया जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में कोरोना का कोहराम, संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड, कई जगह सेना ने संभाला मोर्चा और घर में कैद हुए लोग। जहाँ दोस्तों, चीन में आए दिन कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ 27 से अधिक प्रांत कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं और देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,412 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद से सबसे अधिक है। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,581 केस दर्ज किया गया है और देश के कई प्रांतों में बेहद ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है, जिससे लोगों के बीच एक बार दहशत का माहौल फिर बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चीनी प्रशासन ने देश की वित्तीय राजधानी शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया है और इतना ही नहीं, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की कोरोना जांच के लिए सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बता दें कि शहर में 28 मार्च को 2 चरणों के लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और इस दौरान लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है।
बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इतना ही नहीं, शहर में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। विदेशों को निर्यात किए जाने वाले सामानों की सप्लाई रोक दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान श्रीलंका में गहराया संकट, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक, पड़ोस के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस बैठक में पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका में मचे उथल पुथल को लेकर बने हालात पर चर्चा हो सकती है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान संसद भंग करने का ऐलान किया गया और उसके बाद अब सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में पीएम को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने ही अपना इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक मुल्क के प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। अधिसूचना में कहा गया कि निवर्तमान प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे। इससे पहले कैबिनेट सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि खान तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद छोड़ते हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने तक निवर्तमान प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, भारी मात्रा में गोला बारूद समेत एक आतंकी का शव बरामद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों ने रविवार रात को घुसपैठ की कोशिश की, जिसे अलर्ट पर मौजूद भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। 3-4 अप्रैल की रात को हुई घुसपैठ की इस कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम करते हुए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने कहा कि हथियारों के साथ एक आतंकवादी का शव भी बरामद किया गया है। इलाके में ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में कुछ ही घंटों के भीतर 2 आतंकी हमले हुए हैं, जिसके चलते घाटी दहल गई है। पहला हमला श्रीनगर के लाल चौक के मसूमा इलाके में हुआ, जहां आतंकियों ने CRPF के 2 जवानों को गोली मार दी और इन्हें गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक जवान की जान चली गई। और इलाके में आतंकियों की घेराबंदी के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। BSF ने गुजरात के भुज से पाकिस्तानी नाव को किया जब्त, पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध को 40वां दिन है और युद्ध के 40वें दिन तक रूसी सेना ने यूक्रेन में कत्लेआम मचाया है। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर रात भर मिसाइल से हमला भी किया है। वहीं BSF ने गुजरात के भुज से पाकिस्तानी नाव को जब्त किया और इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान विदेश मंत्री पड़ोसी देशों के हालात के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दे सकते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई जारी है और राज्यसभा में 6 नए राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस ने बरसाए बम, धू कर जली ऑयल रिफाइनरी और आसमान में छाया काला धुआं। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा में एक बार फिर रूस ने हमला किया है। मारियोपोल और मायकोलेव के बाद काला सागर में ओडेसा यूक्रेनी नौसेना का मुख्य अड्डा है और रूसी फौज ने यूक्रेनी नौसेना को पुंग करने के लिए ओडेसा की रिफाइनरी को निशाना बनाया। रिफाइनरी पर हमले के बाद इस कदर काले धुएं का गुबार छाया कि ओडेसा रिफाइनरी के आसपास रहने वाले लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। और रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने मायकेलोव में भी रूसी सेना ने यूक्रेनी नौसेना को खासा नुकसान पहुंचाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है भारत, निर्मला सीतारमण का बयान। जी हाँ दोस्तों, विदेशी निवेशकों का भारत पर विश्वास बरकरार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत लगातार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI हासिल कर रहा है और उन्होंने सोमवार को संसद में ये जानकारी दी। सीतारमण ने देश के रिटेल निवेशकों की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने साबित किया है कि कोई भी झटका लगे उसे संभाला जा सकता है। उन्होंने विदेशी निवेशकों के देश के शेयर मार्केट में बड़ी मात्रा में धन निकालने के संदर्भ में ये बात कही। केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में कांग्रेस सदस्य शशि थरूर के सवाल का जवाब दे रही थी और थरूर ने विदेशी निवेशकों की ओर से 1.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक धन निकालने का उल्लेख करते हुए विदेशी निवेशकों के निवेश कम करने की प्रवृत्ति के बारे में सवाल किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 2024 से पहले अखिलेश यादव से बड़ा
बड़ा मुद्दा छीनेंगे सीएम योगी। 100 दिन में 50,000 रोजगार का प्लान और 20,000 सरकारी जॉब। जी हाँ दोस्तों, लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर फोकस बढ़ा दिया है। 2024 को ध्यान में रखकर सरकार गठन के तुरंत बाद मिशन मोड में आ चुकी है और योगी सरकार ने पहले 100 दिनों में 50,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान बनाया है और इसमें 20,000 सरकारी नौकरी शामिल है। माना जा रहा है कि रोजगार पर फोकस करके सरकार विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीनना चाहती है, तो युवाओं में रोजगार को लेकर कथित नाराजगी को दूर करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम अभियान के रूप में चलाया जाए और सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 50,000 रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य बनाया है। दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि स्वरोजगार की तमाम योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो और युवाओं के लिए जागरूकता पैदा की जाए और इस संबंध में जल्द ही लोन मेला आयोजित होगा, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों से ऋण दिलवाने में भी मदद की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में अमित शाह बोले, मेरी आवाज जरा ऊंची है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कश्मीर के सवाल पर गुस्सा आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आखिरी सप्ताह में सोमवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 पेश किया और बिल पर अपनी बात रखते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि उनकी आवाज़ ज़रा ऊंची है, जो उनके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह सदन के समक्ष दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 लेकर आए हैं, जो 1920 के बंदी शिनाख्त कानून की जगह लेगा। इस बिल से दोष सिद्ध करने के सबूत जुटाए जा सकेंगे और प्रमाण में जुटाने में बड़ा इजाफा कर पाएंगे। और दोस्तों, दोष सिद्ध का प्रमाण जब तक नहीं बढ़ता तब तक देश में कानून व्यवस्था की परिस्थिति और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों को प्रस्थापित करना, बहाल करना और मजबूत करना एक दृष्टि से संभव ही नहीं है। इसीलिए विधेयक लाया गया है। बिल काफ़ी लेट हो गया है। जी दोस्तों, उन्होंने कहा कि बिल ये काफ़ी लेट है। 1980 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बंदी शिनाख्त कानून 1920 पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर मंदिर की घटना में आतंकी साजिश की आशंका, अवनीश अवस्थी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, यूपी के गोरखपुर मंदिर में रविवार को हुई घटना में आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी तथा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सोमवार को लोक भवन में मीडिया को बताया कि कल रात की गोरखपुर मंदिर की घटना में आतंकी साजिश की आशंका है और इस प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस तथा एसटीएफ को सौंपी गई है और इस मामले में एनआईए को भी मदद उनकी भी ली जा सकती है। पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि हमलावर को पकड़ने के दौरान घायल होने वाले जाबाज सिपाहियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की है। एडीजी प्रशांत कुमार ने संदेह जताया कि ये घटना आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है और वहां से पकड़े गए युवक की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि घटना की जांच यूपी एटीएस और एसटीएफ को सौंप दी गई है और दोनों एजेंसियों के एडीजी गोरखपुर भेज दिए गए हैं। उसके पास से जो चीज बरामद हुई है वो गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है और इस प्रकरण में गोरखनाथ थाना में केस दर्ज किया गया है और इस मामले में अभी तक आतंक संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। घटना की गहनता से जांच की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर हालत में भारत को साथ रखें, जापान के पूर्व पीएम ने रूस पर भारत के रुख को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को छोड़कर क्वाड के सभी सदस्य देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा कर रहे हैं और उन्होंने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा रखे हैं, लेकिन भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर निष्पक्ष रुख अपनाए हुए है। अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत रूस की आलोचना करे। क्वाड सदस्य जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी रूसी हमले को लेकर भारत के रुख पर टिप्पणी की है। सुगा ने कहा कि रूसी हमले की निंदा करने की भारत की अनिच्छा के बावजूद क्वाड देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत उनके पाले में रहे। जापान की फूजी टीवी के एक कार्यक्रम में उन्होंने बोलते हुए कहा कि 4 देशों के इस ढांचे यानी कि क्वाड की रक्षा करना स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत की शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कदम न उठाने की दी चेतावनी। कहा, राष्ट्रपति और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे।
पीएम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने देश की सरकारी संस्थाओं को चेतावनी देते हुए असंवैधानिक कदम उठाने से बचने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक समझौता क्या ड्रैगन की आर्थिक दादागिरी को तहस नहस कर देगा? जी हाँ दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों के लिए चीन की विस्तारवादी नीतियां चिंता का सबब बनी हुई हैं। क्वाड देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान समेत दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ड्रैगन पर लगाम लगाने के उपाय तलाश रहे हैं। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ताज़ा व्यापारिक समझौता को एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। क्वाड विशुद्ध तौर पर चीनी विरोधी संगठन है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिखाया है जिस पर पिछले करीब एक दशक से काम चल रहा था। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते के अंतरिम मसौदे पर न सिर्फ सहमत हुए हैं बल्कि आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95% से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। और इसमें ऐसे कई प्रोडक्ट शामिल हैं जिन पर अभी ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% का सीमा शुल्क लगता है। लेकिन वो सारे सवाल अभी भी भविष्य के गर्भ में गोते लगा रहे हैं कि क्या इससे चीन के खिलाफ भारत और ऑस्ट्रेलिया का मकसद पूरा हो जाए।